जय हिंद। नमस्कार मित्रों। भारतीय राज्य व्यवस्था का हमारा आज का पहला टॉपिक है और भारत का संवैधानिक इतिहास के बारे में आप इसमें जानेंगे। तो दोस्तों, यह है राजस्थान बीएसटीसी और पीटीटी प्रवेश परीक्षा के लिए तैयार किए गए हमारी वीडियो है। तो दोस्तों, मैं लाइव आने में थोड़ा कठिनाई महसूस कर रहा हूँ। थोड़ा सा टेक्निकल समस्याएं ज़्यादा आती हैं, नेट छूट जाता है बीच बीच में, इसलिए मैं वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों। तो जो भी दोस्त इस वीडियो को देख रहा है, अपने भाइयों और अपने मित्रों को शेयर कर दे। और चैनल पर नया हो तो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि मैं आपको दूसरी जो वीडियो आने वाली है वो आपको जल्दी से जल्दी भेज पाऊँ। आपको नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी मिल जाएगी। दोस्तों, यदि किसी को पीडीएफ के रूप में नोट्स चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने यहाँ पर दिया है, या फिर टेलीग्राम से ले सकता है। टेलीग्राम पर सारे पीडीएफ उपलब्ध हैं। आइए दोस्तों, चलते हैं और करते हैं अपने भारतीय राज्य व्यवस्था की पहला प्रश्नों की बात। तो पहला प्रश्न है, अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। क्या प्रावधान था पूना में जो समझौता हुआ था महात्मा गांधी और अंबेडकर के मध्य? तो दोस्तों, ये महात्मा गांधी और अंबेडकर दोनों की बातें कर रहे हैं हम, और दोनों में क्या था उसकी हम बातें कर रहे हैं। तो यहाँ सन 1932 की बातें हैं। तो दोस्तों देखिए क्या होगा। क्या ए आंसर होगा भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का? बी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का? सी हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का? डी हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का? तो दोस्तों, इसमें बताना है आपको, राइट आंसर होगा इसका डी, यानी कि हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का इसमें प्रमुख मुद्दा था। प्रश्न नंबर 2 देखिए। सूची फर्स्ट को, यहाँ सूची नहीं सूची है, यानी कि कहने का मतलब है सूची को मिलाना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। तो दोस्तों, सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड के दोस्तों इसको सुमेलित करना है। तो बी इसका ऑप्शन है, ये सी है और ये डी है। दोस्तों, इसको सुमेलित करना है। सूरत विभाजन कब हुआ था? तो दोस्तों, सूरत का विभाजन हुआ था सन 1907 में। सांप्रदायिक अधिनिर्णय का हुआ था। अभी जो पिछला प्रश्न गया था वही था 1932, यानी कि महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में जो समझौता हुआ था सन 1932 में। सर्वदलीय सम्मेलन, इसकी बैठक हुई थी 1928 में, इसके लिए 1928 हो जाएगा। पूर्ण स्वराज्य का संकल्प लिया था 1929 में। इस प्रकार इनको मिला दीजिए दोस्तों। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो बताना है दोस्तों, चार्टर एक्ट 1833 के तहत, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत। तो दोस्तों, मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि भारतीय परिषद अधिनियम जो 1861 है, इसका राइट आंसर है, यानी कि इस एक्ट के द्वारा दोस्तों गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हो गई थी। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रश्न है बड़े ही इम्पोर्टेंट और इस प्रकार से है कि अभी हमारा पहला टॉपिक है, पूरी हम पॉलिटी को, यानी कि अपनी जो भारतीय राज्य व्यवस्था है, पॉलिटिकल जो है, राजनीतिक विज्ञान है, उसको हम यहाँ पर पूरी को टॉपिक वाइज करवाने वाले हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं लगे आपको कि ये प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं। दोस्तों, ये प्रश्न वही हैं जो आपकी एग्जाम में आने की दृष्टि से यहाँ पर लिए गए हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, इसका आंसर है बी, देख लो। प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड का यहाँ पर भी सुमेलित करना है। तो ए में ये है, बी में ये है, सी में ये है, डी में ये है, इनको क्या है, मिलाना है हमें। अगस्त घोषणा किसने की थी दोस्तों? तो अगस्त घोषणा की थी लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने। लॉर्ड मॉन्टेग्यू सही है। अगस्त प्रस्ताव की, यानी कि ये अजीब नहीं है, एक जैसे 3 नाम है, अजीब ही है ना। तो अगस्त प्रस्ताव है, अगस्त प्रस्ताव को लॉर्ड लिन्थगो ने पेश किया था। अगस्त संकल्प किसने किया था? तो अगस्त संकल्प महात्मा गांधी ने किया था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किसने मनाई थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। आगे चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित कब किया गया?
तो ये रहे आपके पास चार आंसर, चार ऑप्शन। तो इनमें से एक आपका उत्तर है, तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर होगा दोस्तों 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। आगे चलते हैं दोस्तों, देख लीजिएगा यहाँ पर 1753 में डी आंसर दे रखा है, ये थोड़ा मिस हो गया है, ये गलत है। राइट आंसर 1773 है दोस्तों, दिस इज मिस। अगली अगली बात करते हैं नंबर 6। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। भारत के गवर्नर जनरल को बात कर रहा है कि किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो दोस्तों देखिए इसमें कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसमें होगा आपका राइट आंसर 1786 अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि सी। क्या राइट आंसर होगा? सी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा भारतीय गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों, महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी नियुक्त किया गया, यह साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? दोस्तों देखिए ऑप्शन 1885 में, 1875 में, 1866 में या 1858 में। तो रानी को भारत की महारानी नियुक्त किया गया था, साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था 1858 ईस्वी में। डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 दोस्तों, हमारे आप में जो वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, आपको कैसी वीडियो लगी आपको इस प्रकार कमेंट में बताना है। यदि आपको किसी टॉपिक पर स्पेशल वीडियो चाहिए तो दोस्तों मैं हर एक व्यक्ति की स्पेशली बात पर ध्यान देता हूँ और उसके लिए मैं वीडियो तैयार करता हूँ। और बाकी बात रही आपकी संविधान के क्वेश्चनों की, हम इसीलिए पहले संविधान के क्वेश्चनों को दे रहे हैं क्योंकि अभी जो राजस्थान की जीके है उसमें थोड़ा फेरबदल होने वाला है, तो उसके बाद में हम आपको राजस्थान की जीके को करवाएंगे। आगे देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए है रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी गई, देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, भारतीयों के सामाजिक व आर्थिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो क्या था प्रश्न? महारानी विक्टोरिया ने 1858, यहाँ पर लिखने में थोड़ी मिस्टेक, 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया, जिनमें से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था, कौन सा पूरा किया था? तो इसके लिए राइट आंसर होगा बी, यानी कि देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। बी आंसर इसका सही रहेगा, देशी रजवाड़ों की स्थिति यथावत बनाए रखी जाएगी। तो ये बी आंसर इसका सही होगा। अगले प्रश्न है मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था, या मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? क्या उद्देश्य था? नंबर 1, नंबर बी, नंबर सी और नंबर डी। ए में है पृथक निर्वाचन प्रणाली, तो यही इसका राइट आंसर है दोस्तों। पृथक निर्वाचन प्रणाली मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था। चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, और ये रहा आपका अगला प्रश्न, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? तो कौन से वर्ष में आया था मार्ले मिंटो सुधार? 1909, 1911, 1905, 1920। राइट आंसर होगा बी, 1909 में। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार पारित हुआ था। आगे देखिए प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? क्रिप्स मिशन 1942। नंबर ए, क्या ये सही है? आगे देखते हैं, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। दोस्तों उत्तर बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आगे इसमें आपको रीजनिंग के क्वेश्चन 25 क्वेश्चनों को रीजनिंग का यहाँ पर टॉपिक वाइज दिया गया है। और पहला प्रश्न है आपका यहाँ पर श्रेणी से शुरू होता है, जिसमें आपको रीजनिंग दी गई है। तो रीजनिंग के 25 प्रश्नों को भी इसमें सम्मिलित किया गया दोस्तों। अगली वीडियो आने वाली है, उसमें दोस्तों आपको जीके, रीजनिंग, संस्कृत और हिंदी चारों सब्जेक्टों का मॉडल पेपर तैयार किया गया है, जो आपको कल शाम को प्राप्त होने वाला है। तो दोस्तों ध्यान से रख लीजिएगा, कल सुबह या कल शाम को आपको अवश्य वीडियो मिल जाएगी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मार्ले मिंटो सुधार 1909, बी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था।
तो क्या सार था प्रावधानों का? तो प्रावधानों का सार था ए राज्यों की स्वायत्तता, बी प्रांतों में दोहरा शासन, सी हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन, राज्यपालों को वीटो की शक्ति। तो क्या था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रांतों में दोहरा शासन। तो दोस्तों यही इसका राइट आंसर होगा, प्रांतों में दोहरा शासन। चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है 13वां नंबर, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में नंबर ए द्वैध शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी, बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की, सी संघीय व्यवस्था की, डी प्रांतीय व्यवस्था की। तो दोस्तों बताइए राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों ये बात है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट की, तो इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी, बी इसका राइट आंसर होगा। ये रहा बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से संगठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था उसमें दोस्तों 3 सदस्य थे। कौन कौन से थे? उनके अलावा इनमें कौन नहीं था, वो राइट आंसर आपको देखना है। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये भी था। ए.बी. अलेक्जेंडर, हाँ ये भी था। सर स्टीफर्ड क्रिप्स, ये भी था। तो राइट आंसर होगा लॉर्ड एमरी। लॉर्ड एमरी इसमें शामिल नहीं था और इसका सदस्य था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। 15 नहीं है, 16 आ गया, कोई बात नहीं। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चला गया? दोस्तों भारत का स्वतंत्रता जो मिल गई थी उसके बाद में उसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? यानी कि संविधान तो बना ही नहीं था, तो कैसे चलाया गया? तो आपको राइट आंसर ढूंढना है। ऑप्शन ए भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून के द्वारा, ऑप्शन बी इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, ऑप्शन सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा दोस्तों 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। जब भारत स्वतंत्र हो गया था तब से लेकर के संविधान तब तक निर्मित हुआ था, तब तक इसी के द्वारा शासन किया गया था। राइट आंसर सी होगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न है 17 नंबर। देखिए, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? जो हमें स्वतंत्रता मिली उस योजना का नाम क्या था? किस योजना के तहत मिली थी? दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए डूरंड योजना, ऑप्शन बी मिंटो मार्ले योजना, ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना, और डी में है वेवेल योजना। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा माउंटबेटन योजना, सी। भारतीयों को जब स्वतंत्रता मिली थी तो वो स्वतंत्रता माउंटबेटन योजना के तहत मिली थी। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, कौन सुमेलित नहीं है, सुमेल नहीं है? ए मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, बिल्कुल सही है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन, ये भी सही है। कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन, ये भी सही है। डी साइमन कमीशन भारत विभाजन, ये गलत है। साइमन कमीशन भारत विभाजन के लिए नहीं था, स्वतंत्रता से संबंधित कमीशन था। आगे बात करते हैं। प्रश्न इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 19, निम्न को सही ढंग से मिलाइए। मिलान करना है। भारत सरकार अधिनियम 1919, प्रांतीय स्वायत्तता, भारत सरकार अधिनियम 1935, सती प्रथा का अंत, मिंटो मार्ले सुधार 1909, प्रांतों में द्वैध शासन, भारत परिषद अधिनियम 1861, सांप्रदायिक निर्वाचन। दोस्तों इनको सुमेलित करना है। आइए सुमेलित करते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919, प्रांतों में द्वैध शासन। तो प्रांतों में द्वैध शासन कहाँ है? मिला देंगे 3 नंबर। भारत सरकार अधिनियम 1935, तो इसमें प्रांतीय स्वायत्तता, इसको शामिलित करते हैं। मिंटो मार्ले सुधार 1909, सांप्रदायिक निर्वाचन, सी का इसका मिलान कर देते हैं। अब बचा भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत सती प्रथा का अंत किया गया था।
ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आपको इन्हें मिलान कर लीजिएगा। और एक और है ई, ये रह गया है। तो ई का क्या है, ब्रिटिश शासन शक्ति भारत में 1858 में आई थी, इसको इसी से मिला दीजिएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 20। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीएसटीसी और पीटीटी के लिए, तो दोस्तों ध्यान से रखिएगा। लेबर पार्टी की सरकार थी क्या, कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी क्या, कांग्रेस सरकार थी क्या, या फिर लिबरल पार्टी की सरकार थी? तो दोस्तों बताइए। तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों, राइट आंसर होगा लेबर पार्टी की सरकार। जब भारत की आज़ादी के समय में इंग्लैंड में जो सरकार चल रही थी वो थी लेबर पार्टी की सरकार। प्रश्न 20 का राइट आंसर होगा ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 1909 के अधिनियम, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1947। तो किसके तहत? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, राइट आंसर सी होगा। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? अभी मैंने जो आपको सम्मिलित करने वाला प्रश्न बताया था उसमें आपको बताया था प्रांतीय स्वायत्तता भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता थी। तो राइट आंसर ए इसका राइट आंसर होगा 1935। भारत परिषद अधिनियम 1935 या भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषता थी प्रांतीय स्वायत्तता। क्या थी? प्रांतीय स्वायत्तता। आगे चलते हैं दोस्तों। भारत में सचिव पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? भारत में सचिव पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो दोस्तों अंतिम प्रश्न है जीके का, इसके बाद में आपको रीजनिंग शुरू होने वाली है। तो ये रहा मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत, भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत। तो आपको राइट आंसर इसमें बताना है। राइट आंसर इसमें होगा बी, भारत सरकार अधिनियम 1858। आगे चलते हैं दोस्तों, और आपका रीजनिंग का पार्ट शुरू हो गया है। और प्रश्न नंबर 1 है, श्रेणी से शुरू हुआ है, 1, 3, 7, 15, 31। प्रश्नवाचक चिन्ह जहाँ लगा हुआ है यहाँ आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। आगे 127 है। दोस्तों मैं यहाँ आपको बता देता हूँ यहाँ पर ये सवाल किस प्रकार हो रहा है। तो ये है दोस्तों, देखिएगा, हम इसको करना प्रारंभ करते हैं। ऑप्शन तो हम बाद में देखेंगे, उत्तर तो बाद में आएगा, लेकिन यहाँ पर हल करने की कोशिश करते हैं पहले और दिखाते हैं। देखो 1 और 3, 1 और 3 है, तो हम इसको कैसे हल करेंगे? ऐसे हल करेंगे। शुरू करते हैं। 2 गुणा 1 प्लस में 1 बराबर 3। अगला प्रश्न करते हैं, अगले संख्या को लेते हैं। 3 गुणा 2 प्लस में 1 बराबर में 7। इसी प्रकार 7 गुणा आपको 2 करना है। सॉरी, यहाँ पर 1 नहीं, यहाँ पर 2 होगा, 1 ही होगा, 1 ही होगा, बिल्कुल सही। 2 एकम 2, 2 1 3, 3 दूनी 6, 1 7। अच्छा, यहाँ पर 7 दूनी 14 प्लस में 1 15। तो इस प्रकार आपका होगा 31 गुणा 2 बराबर में 62 और प्लस में 1 63। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए 60, बी 63, सी 55, डी 11। तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर होगा 63, इसका राइट आंसर होगा। तो मैंने जो आपको बताया था वो प्रक्रिया शायद ही गलत हो सकती है, लेकिन फिर दोबारा से एक बार फिर से बता देता हूँ। प्रक्रिया रहेगी, 1 का दुगना किया, 1 गुणा 2 प्लस में 1 कर दिया, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 का दुगना प्लस में 1 कर देंगे तो 7 आ जाएगा। 7 का 2 गुणा प्लस में 1 कर देंगे 15 आ जाएगा। 15 का 2 गुणा प्लस में 1 कर देंगे तो 31 हो जाएगा। 31 गुणा 2 करेंगे
तो दोस्तों यहाँ पर इसी प्रकार आएगा 31 गुणा 2 प्लस में 1 और बराबर में होगा 63। यानी कि हर एक संख्या दुगनी करेंगे एक जोड़ देंगे, हर एक संख्या दुगनी करेंगे एक जोड़ देंगे। तो राइट आंसर आएगा सी 63, बी आंसर होगा हमारा 63। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है 2, 5, 7, 5, 9, 5, 11 और 15। 5। इसके बाद में आपको बताना है प्रश्न के सूचक के चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। देखिए एक बार यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। 5, 7, 5, 9, 5, 11, 5 और अगली संख्या क्या होगी। ठीक है, हाँ। तो इसमें देखिए यहाँ और यहाँ कितने का है, 2 जोड़ेंगे तो प्राप्त होगा, यहाँ 2 घटाएंगे तो प्राप्त होगा, यहाँ पर 4 जोड़ेंगे, यहाँ 4 घटाएंगे, यहाँ पर 6 जोड़ेंगे, यहाँ पर 5 घटाएंगे, 6 घटाएंगे। इस प्रकार इस सवाल को किया जाएगा। तो यहाँ पर फिर अगली संख्या होगी, यहाँ पर देख सकते हो 2 जोड़ा, 2 का चला, फिर 4 का चला, फिर 6 का चला, तो 8 का चलेगा। अगली संख्या क्या होगी, यानी कि 5 में 8 जोड़ दिए जाएंगे तो 13, और 13 में से फिर 8 घटा दिए जाएंगे तो 5। तो राइट आंसर होगा हमारा क्या, 13। देखते हैं, ए 22, बी 15, सी 13। तो सी इसका राइट आंसर होगा 13। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। यहाँ पर देखिए दोस्तों, 6 है, 13 है, 18 है, 25 है, 30 है और 37 है। यहाँ पर अंतर देखिए, पहले तो 6 और 13 में कितने का अंतर है, 7 का। 13 और 18 में कितने का अंतर है, 5। 7 और 18 में कितने का अंतर है, 18 और 25 में 7 का। 25 और 30 में कितने का अंतर है, फिर 5 का। 30 और 7 में 37 में कितना है, 7 का। यानी कि 7, 5, 7, 5 का है। तो यहाँ 7 का हो गया, आपकी बार 5 का हो जाएगा। तो 37 प्लस में 5 कितना हो जाएंगे, 42। राइट आंसर क्या आना चाहिए दोस्तों, 42। आगे चलते हैं, ए में 40 है, बी में 38 है, सी में 43 है, डी में 42 है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों 42। क्या होगा, 42। आप इनमें अंतर देखिएगा, पहली बार 7 का है, फिर 5 का है, फिर 7 का है, फिर 5 का है, फिर 7 का है, तो अगला क्या होगा, 5 का। तो 47 में 5 जोड़ दीजिए, 37 में 5 जोड़ दिए, कितना हो गया, 42। अगला प्रश्न है रीजनिंग का आपके लिए। 16 है, 13, 28 और 59। आगे क्या संख्या आएगी। तो देखिए दोस्तों, इसको इस प्रकार हल करेंगे। 6 गुणा 2 करके 1 जोड़ दिया जाए तो 6 दूनी 12 और 1 13। ठीक है, अच्छा 13 को गुणा कर दिया जाए 2 से, फिर 2 जोड़ दिया जाए, 13 दूनी 26 प्लस में 2 28। कितना हो गए, 28। 28 है, 28 गुणा 2 कर दीजिए, 28 दूनी 56 प्लस में 3 जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 59। अगली संख्या होगी फिर 59 गुणा में 2 कर दीजिए, प्लस में 3 जोड़ दीजिए, 3 नहीं 4, अब की बार 4 जुड़ेगा। 59 है, तो 59 का हो गया 50, 100, 118 और 2 4 122। कितना आएगा दोस्तों, 122 इसका राइट आंसर होगा। चलो ऑप्शन देखते हैं क्या आता है। 143, 144, 112, 122। तो राइट आंसर हमारा था 122, तो डी इसका राइट आंसर होगा। करके देख लीजिएगा दोस्तों क्या रहता है। अगला प्रश्न है 5, प्रश्न नंबर 5 है। 11, 13, 17, 19 और 23। अगली संख्या क्या प्राप्त होने वाली है दोस्तों। तो अगली संख्या क्या प्राप्त होगी, करके देखते हैं दोस्तों। इस प्रकार होगा कि ये है आपका प्रश्न, और प्रश्न में क्या होने वाला है। सभी अभाज्य संख्याएं मुझे नज़र आ रही हैं, तो आप एक बार सोच लीजिएगा। अभाज्य संख्या 11 और 13, 17, 19, 23, लगातार जो अभाज्य संख्याएं हैं वो यहाँ पर ली जा रही हैं। तो अगली संख्या 23 के बाद में 24 नहीं है, 25 नहीं, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 भी नहीं, 29 होगी।
तो राइट आंसर मेरे हिसाब से 29 होगा, क्योंकि ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। 29 देखते हैं ऑप्शन में 29 है क्या। अभाज्य संख्या दोस्तों वो होती हैं जो एक और अपने स्वयं के अलावा किसी भी संख्या का जिसमें भाग नहीं दिया जा सके। तो सारी संख्याएं क्या होती है, अभाज्य। देखो 11 में देखिए 1 का भाग चला जाएगा, 11 का चला जाएगा, लेकिन और किसी संख्या का नहीं जाएगा। 13 में भी 13 का जाएगा और 1 का जाएगा भाग, किसी संख्या का और नहीं जाएगा, इसलिए ये अभाज्य संख्या है। सारी अभाज्य संख्या है, तो अगली अभाज्य संख्या 29 होनी चाहिए। उत्तर देखते हैं। हाँ ए 29 मिल गया। 41 से 37 31, हमारा राइट आंसर होगा ए 29। देख लीजिएगा सारी की सारी दोस्तों ये क्या है, अभाज्य संख्या है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। और प्रश्न नंबर 6 में है 3, 6, 21, 28, 55, 66 और खाली जगह दे रखी है, इसमें भरना है, और 120 अंतिम में है 120। तो दोस्तों इसको किस प्रकार करेंगे हम, तो हम इसको करना शुरू करते हैं दोस्तों, और ध्यान से देखिएगा। दो संख्याएं हमारे पास हैं, हम 2 को ले लेते हैं। पहले 3 में भाग देते हैं, किसका, 3 का। 3 का भाग देंगे, किसका, 3 का भाग। तो दोस्तों 3 का भाग दिया मैंने 3 में, तो मुझे मिला 1। क्या मिला, 1। 6 में दिया तो मिला 2। यहाँ तक दोनों में मैंने 3 का भाग दिया। 21 और 28 में मैं 7 का भाग देता हूँ, तो 7 दिया 21, 7 चौका 28। 55 और जो 66 है उसमें भाग देता हूँ मैं 11 का। 11 पंजे 55, 11 पंजे क्या होगा, 55 होगा। 11 6 66 होगा। फिर अगली दो जो श्रेणी होंगी उसमें देख लीजिएगा आपको क्या करना है। देखिए लगातार हमारे पास में जिसका हम भाग दे रहे हैं उसके बाद में हमें क्या प्राप्त हो रहा है भागफल में, 1 2 3 4 5 6, लगातार ऊपर क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6। अगली संख्या किसका भाग दें, 7 प्राप्त हो, तो यहाँ पर 7 वाले को अभी छोड़िए, आगे देखिए किसका भाग दे कि 8 हो। 15 8 120, यानी कि 15 का भाग देंगे हम इन दोनों संख्याओं में, तो हमारे पास 7 और 8 आ जाएगा। तो 15 गुणा 7 कर दीजिए, फिर 15 गुणा 7 करेंगे तो 15 7 105। तो राइट आंसर हमारा होगा 105। चलो दोस्तों देखते हैं 105 है क्या, 110 114 105। हाँ सी हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों 105। आप करके देख लीजिएगा। पहले 2 में भाग देंगे 3 का, अगली 2 संख्याओं में देंगे 7 का भाग, अगली 2 संख्याओं में देंगे 11 का भाग, अगली 2 संख्याओं में देंगे हम 15 का भाग। अब 15 का भाग क्यों देंगे, यहाँ पर आप भागफल के हिसाब से लगा सकते हो, या फिर हम जिस संख्या का भाग दे रहे हैं उसमें कितना जोड़ करके भाग दिया जा रहा है। 3 और 6 में हमने भाग दिया 3 का, सोच लीजिएगा। 21 और 28 में भाग दिया 7 का। 55 और 66 में भाग दिया 11 का। अब यहाँ देखिए 3 में 4 जोड़कर, 7 में 4 जोड़कर, तो 11 में 4 जोड़कर हम 15 का भाग दें यहाँ पर, और उत्तर हमें सीरियल में यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 में आ रहा है। तो अगली संख्या 7 हो, तो 7 गुणा 15 कर देंगे तो 105 आ जाएगा दोस्तों। आगे देख लीजिएगा, करके देख लीजिएगा एक बार, आपको और पता लग जाएगा। कोई समस्या हो तो हमें बता दीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 7वां नंबर। 7 11 13 17 खाली जगह में क्या आना है यहाँ पर, 23 और 25। तो दोस्तों 7वां प्रश्न है, और 7वें प्रश्न को आप किस प्रकार करोगे तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। 7 में 4 जोड़े, सॉरी हाँ ये रहो, 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11, 11 में 2 जोड़ेंगे, यहाँ पर 4 जोड़ा, यहाँ पर 2 जोड़ा। 13 में फिर 4 जोड़ेंगे, फिर 4 जोड़ दिया, फिर 2 जोड़ेंगे, तो 17 और 2 कितना हो जाएगा, 19। तो मेरे हिसाब से राइट आंसर क्या आना चाहिए, यहाँ पर 19 आना चाहिए। आप भी एक बार करके देख लीजिएगा, 19 ही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सटीक आंसर। हाँ ए में ही आ गया है, 20 24 और 28। तो यहाँ पर क्या है, आपको राइट आंसर मिलेगा 19। अगले बात करते हैं हम। अगला प्रश्न है 8वां नंबर। तो दोस्तों 2 6 3 4 20 5 6, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या उत्तर मिलेगा दोस्तों, तो हमें ये करना है, और चलो करते हैं हम, देखते हैं बताते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर की बजाय हम पहले एक बार करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन मिल गए हैं हमें पहले ही, डी। चलो हम करते हैं दोस्तों, और इसमें होगा हमारा 2 6 3 4 20 5 6। तो हम इसको करते हैं दोस्तों, इसमें देख लेते हैं हम 2 और 3 को ले लेते हैं,
ऑप्शनों को हटा देते हैं, जगह खाली हो जाती है। अब देखते हैं, यानी कि हम करते हैं 2 और 3 को चुनते हैं। 2 3 ले लिया, ठीक है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं 4 और 5 को ले लेते हैं, एक छोड़कर एक संख्या ले रहे हैं। फिर हम एक छोड़ देंगे, ठीक है, 6 और 7 को ले लेंगे। और ये हो क्या रहा है, जैसे अगल बगल की दो संख्या है 2 और 3, इन दोनों को गुणा करेंगे तो बीच की संख्या प्राप्त हो गई 6। 4 और 5 का गुणा करेंगे तो बीच की संख्या प्राप्त हो गई 20। 6 और 7 का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगी यहाँ पर 42। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 42 राइट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन ए 25, बी में 30, सी में 49, तो डी राइट आंसर होगा 42। ठीक है दोस्तों, आप करके देख लीजिएगा। आपको फिर से समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को पुश करके फिर से देख सकते हो। प्रश्न नंबर 9 में देखिए 5, 7, 25, 49, 125। अगली संख्या क्या होगी दोस्तों? अगली संख्या की बात करें हम तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 की बात करें, 5 और 25, ठीक है, 25 और 125। 5 का गुणा किया 5 से 125, 25 का गुणा किया 5 से, यानी कि यहाँ 5 का गुणा हो रहा है, ठीक है। अगली देखते हैं 7 गुणा 49, 7 गुणा 7 करेंगे 49, 49 गुणा 7 करेंगे, फिर हम 49 गुणा 7, तो राइट आंसर होगा हमारा 49 गुणा 7 करेंगे तो 343। देखते हैं 343 आता है। ए में 225, बी में 625, सी में 289, तो डी का राइट आंसर होगा हमारा 343। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। 210, 195, 175, 150 और 120। तो यहाँ पर पहले माइनस करके देखते हैं दोस्तों। श्रेणी के सवालों में हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहले माइनस, फिर प्लस, फिर गुणा, फिर भाग। अगर इसके बाद भी बात नहीं बनती है तो फिर करते हैं हम वर्ग, वर्ग से बात नहीं बनती है दोस्तों फिर करते हैं हम घनमूल की बात। और अगर ऐसा भी नहीं होता है तो फिर हम करते हैं एक बार गुणा करके उसमें कुछ जोड़ते हैं। यदि ऐसा भी नहीं होता तो कुछ गुणा करके कुछ घटा देते हैं। ऐसा भी नहीं होता तो किसी का वर्ग करके कुछ जोड़ देते हैं या वर्ग करके कुछ उसमें से घटा लेते हैं। इस प्रकार प्रश्न होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे हम, 210 में से 195 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15। इसमें 15 का अंतर होगा। यहाँ कितने का अंतर होगा, 20 का अंतर है। यहाँ पर होगा 25 का अंतर है, बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर 20 का अंतर है, घटता जा रहा है। देख लेते हैं, 30 है, बढ़ता ही जा रहा है। दोबारा से देख लीजिएगा, इसमें अंतर है 15 अंकों का, इसमें अंतर है 20 अंकों का, 5 बढ़ गए। इसमें अंतर है 175 से लेकर के 150 तक, 25 अंकों का। इसमें अंतर है 30 अंकों का, तो अगले में अंतर क्या होगा, 35 अंकों का। तो 120 में 35 जोड़ दीजिएगा, ऐसे होना चाहिए ना, 30 35। तो अगले का क्या आंसर होगा, 35 जोड़ेंगे तो 120। घटते जा रही संख्या है, घटाना पड़ेगा, इसमें से 35 घटाना पड़ेगा। तो राइट आंसर होगा हमारे पास 85। क्या होगा, 85। इसमें से घटाया तो कम आई संख्या, इसमें से कम आई, और इसमें कम हो गया, इसमें कम हो गया, और इसमें से भी कम होगा। तो हम 120 में से 35 और घटाना होगा हमें। राइट आंसर होगा 85। आगे देखते हैं, उत्तर प्राप्त होता है बी, सी, डी। हाँ, राइट, डी में हमारा 85 आंसर मिल गया है। अगले प्रश्न हम 11 प्रश्न की बात करते हैं। 11वां प्रश्न है 12, 30, 48, 72, 96। दोस्तों मैं इतना फास्ट काम करता हूँ तो आपको वीडियो फास्ट लगी होगी। किस प्रकार जल्दी जल्दी किया जा रहा है, आप वीडियो को पुश करके आराम से हल कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। एक प्रश्न कराऊंगा बस, आपको यहीं रोकूंगा वीडियो को दोस्तों। यहाँ पर डिस्टर्बेंस थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो मैं आपको वीडियो को शाम को आगे बढ़ा दूँगा। चलो दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर 11, तो 11 में क्या है, आपको किस प्रकार करना होगा, आपको करना होगा इसे, हाँ ऐसा हो जाएगा जैसे ये लीजिए, 2 का भाग देते 12 में तो कितनी बार जाता है, 6 बार, तो हो जाएगा 12। इसको हटा देते हैं, 2 गुणा 6 करेंगे तो 12, ठीक है।
फिर 5 गुणा 6 करेंगे तो 30, ठीक है। हाँ ये भी सही है। फिर आगे में 8 गुणा 6 करेंगे तो 48, ये भी सही है। इसके बाद में 8 के बाद में फिर मैं करता हूँ, हाँ ये सही है, 12 गुणा 6 करेंगे तो 72। अच्छा, और आगे करते हैं हम, 16 गुणा 6 करेंगे तो 96, तो 21 गुणा 6 करेंगे तो हमारे पास 126 आएगा। क्या आएगा? 126। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका 126, डी। अगला है, चलो हम यही समाप्त करते